फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, आज ये हमारा चैप्टर रहेगा और क्लास कौन से, क्लास 9th। ठीक है, तो यूक्लिड की ज्यामिति का सबसे पहली बात तो अगर इसमें देखी जाए तो कि यूक्लिड तो एक हमारे गणितज्ञ थे और ज्यामिति की बात की जाए, ठीक है, अगर जो हम ज्यामिति की बात करें, देखो ज्यामिति को इंग्लिश में कहते हैं जियोमेट्री, जियोमेट्री। ठीक है, अब बात आई, देखो जियोमेट्री, जो जियोमेट्री शब्द है, ठीक है, वो हमारी एक यूनानी भाषा से लिया, किससे लिया गया है, यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक, किस वो भी किस से मिल के बना है, ये एक यूनानी भाषा शब्द लिया गया है, जियो प्लस मेट्रिन। ठीक है, जियो प्लस मेट्रिन, जियो, चलो रहने नहीं जैसे जियो मीन्स होता है जियोग्राफी, सुना होगा जिस प्रकार से, नहीं, भूगोल, मतलब पृथ्वी के बारे में जो पढ़ते हैं हम। तो जियो मतलब क्या होता है, भू, या फिर कह सकते हैं पृथ्वी। ठीक है, और मेट्रिन मतलब होता है मापना, क्या मापना। ठीक है, मतलब इसका अर्थ ये निकलता है कि भूमि का नापना। ठीक है, सामान्यतः अर्थ यही निकलता है कि भूमि का मापना। ठीक है, अब लेकिन भूमि का मापना जो है, ठीक है, अब ये आखिर आई क्यों। अगर उदाहरण की बात की जाए तो एक नील नदी हुआ करती थी। नील नदी में होता क्या, जब कभी, चाहे नील नदी लो या फिर कोई भी नदी लो, जब उसका बहाव आता था या बाढ़ आती थी, तो जो जहाँ पे लोग कृषि करते थे, खेती करते थे, तो वहाँ की जो मेड़े हुआ करती थी वो बह जाया करती साथ में। ठीक है, जिनको परिसीमाएँ भी कर सकते, बाउंड्रीज, वो बह जाया करती थी। और जब बह जाती थी तो मिस्रवासियों ने इसका थोड़ा सा ही, हमने क्या किया, उन मिस्रवासियों ने क्या किया कि इसका ही, मतलब कि उन्होंने इसके लिए ही, मतलब कि क्योंकि जब खेत, मतलब जब उसकी मेड़ बह जाएगी तो हमें नापने के लिए ये पता करना पड़ेगा ना, ये कितना खेत किसका था, ये किसका कितना था, तो ये किसका कितना था। अब ऐसे जब मेड़ एक ही मिला दी जाएगी तो खेत का पता नहीं लगेगा कौन किसका कहाँ तक था। तो उसके लिए उन्होंने भूमि की माप के लिए ज्यामिति की कई सारी रचनाओं की व्याख्या की थी। वो भी थे मिस्रवासियों ने। मिस्रवासियों ने क्या किया कि कई सारी मेड़ों, मतलब कि बाउंड्री या क्षेत्र को नापने के लिए उन्होंने ज्यामिति शब्द का, मतलब कि ज्यामिति का काफ़ी, मतलब कि उसके बारे में काफ़ी रिसर्च और तकनीकी रचनाएं प्रस्तुत की। ठीक है, मिस्रवासियों ने। उसके बाद में हुआ क्या कि यहाँ से ये पता लगा कि हाँ, कि ज्यामिति का प्रयोग धीरे धीरे आने लगा था। उसके बाद में हुआ क्या कि उसके बाद में जो हमारे, मतलब कि पुराने ज़माने में क्या होते थे, अन्न भंडार। अन्न भंडार मतलब कि जैसे नहीं, जहाँ पे अब लोग, हम जहाँ पे अन्न रखते हैं, वैसे बड़े बड़े अन्न भंडार हुआ करते थे। अन्न भंडार और पिरामिडों में इनकी ज्यामितिक रचनाएं देखने को मिलती है। अन्न भंडारों मतलब कि अन्न भंडार जो हुए थे, जो स्टोरेज, जहाँ पे मतलब कि अनाज को रखा जाता था, अन्न भंडार, उनकी ज्यामिति, मतलब कि उनका आयतन निकालने के लिए भी हम ज्यामिति का प्रयोग करने लगे। और उसके बाद में पिरामिडों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। आखिर पिरामिड क्या होते हैं, पिरामिड, देखो पिरामिड जो होता है, नीचे का जो आधार का हिस्सा होता है, नीचे का आधार जो होगा वो वर्गाकार, आयताकार, घनाभाकार, मतलब वर्गाकार, आयताकार और बहुभुज के टाइप का हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि मान लिया जाए चाहे जैसे भी आकार का हो, ठीक है, इसकी जितने भी भुजाएं जाएंगी साइड से, वो सभी की सभी एक फलक पे जाके मिलती हैं, एक बिंदु पर ही मिलती हैं। ठीक है, ये हमारा होता है क्या, आधार। ठीक है, ये आधार वर्गाकार भी हो सकता है, अगर ये मिटा दें, मतलब इधर से फलक गई होगी। ठीक है, ये वर्गाकार भी हो सकता है। ठीक है, और त्रिभुजाकार भी, अगर त्रिभुजाकार आधार बनाया जाए तो इसके जितने भी फलक, ये शीर्ष जाएंगे ऊपर फलक के, और ये सब जाके एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। क्या मिलते हैं, एक ही पॉइंट मिलते हैं। इस टाइप को कहते हैं पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो उनकी रचनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद में हुआ क्या कि अभी आगे सुनो क्या हुआ। इसके यहाँ तक नहीं सीमित रहा, तो अगर जो बात की जाए भारतीय महाद्वीप की, तो भारतीय महाद्वीप में देखा होगा आप लोगों ने, एक जब, मतलब कि एक शहर सुना होगा, कौन सा,
हड़प्पा सभ्यता से हुई होगी, ठीक है, और मोहनजोदड़ो। जब मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, ठीक है, इन सभ्यताओं के बारे में देखा होगा, ठीक है, तो जब यहाँ पर खुदाई होती है, ठीक है, तो पुरातत्व लोगों को यहाँ पे क्या मिलते हैं, शहर, ठीक है, मतलब कि एक, मतलब कि उनकी मतलब शहर टाइप मिलते हैं, गांव टाइप नहीं, शहर टाइप, मतलब इसकी उनकी व्यवस्था ही ऐसी थी, वो एक्चुअली में शहर टाइप लगा। और यहाँ पे ज्यामिति को देखो कैसे देखने को मिला है, ज्यामिति आज की नहीं, ज्यामिति बहुत पुरानी चली है। और शहर में वहाँ पे देखने को क्या मिला, उचित, ठीक है, उचित नालियों की व्यवस्था, ठीक है, वहाँ पे मतलब पानी निकास के लिए, पानी निकालने के लिए पक्की नालियाँ, वो भी कहाँ थी, भूमिगत, भूमि के नीचे बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ पे नालियों की बहुत अच्छी सुविधा थी, ठीक है, नालियों की बहुत अच्छी सुविधा थी। और जो शहर यहाँ के थे वो एक टाइप के विकसित शहर लग रहे थे, ठीक है, मतलब एकदम से डेवलप कर चुके थे। और उसके बाद में यहाँ पे अगर देखा जाए, और इसी अमला की जो शहर मिला, उस शहर में नालियों की अच्छी व्यवस्था थी और सड़कें बहुत अच्छी बनाई गई थी, सड़कें परस्पर समांतर थी, ठीक है, कैसी थी, समांतर, मतलब कि एक्चुअली एकदम सिटी की टाइप था, मतलब कि पहले छोटी छोटी गलियों से ऐसे निकली, ये इसके पैरेलल जा रही थी, फिर इससे निकली, फिर उनका डायरेक्ट एक बड़े रोड से जोड़ा गया था, जो आजकल शहरों में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जो आजकल प्रयोग किया जाने लगा, वो हमारे बहुत साल पहले ये चीज़ किया जाने लगा था। मतलब कि ये अगर किया जा रहा था तो उन लोगों को ज्यामिति के बारे में नॉलेज था। अगर देखा जाए तो ये मतलब कि इस खुदाई में जो शहर टाइम मिले, मतलब तब के ज़माने में पक्की नालियाँ, बढ़िया अच्छी सड़कें और उचित व्यवस्था मतलब की गई थी। तो अगर जो उचित व्यवस्था सब नाप तौल से किया गया होगा, इसका मतलब कि पुराने के जो लोग थे वो जियोमेट्री के बारे में, या कह सकते हैं कि मेंसुरेशन एरिया, ठीक है, और मैथमेटिक के बारे में, मतलब कि अंकगणित के बारे में कायदे से अच्छे से जानते रहे होंगे, तभी तो उन्होंने नाप जोख कर एक अच्छी शहर की डेवलपमेंट कर पाए थे। और मतलब कि और देखा जाए ज्यामिति रूम में, ठीक है, यहीं से अगर जो आप देखा जाए तो आप वो देखेंगे पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और पक्की ईंटें जो इस्तेमाल करते थे वो भट्टों में पकाई जाती थी, ठीक है, जो आजकल आप लोग देख रहे हैं, तो तब के जाने में ही। और इनकी जो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात हुआ करता था वो 4:2:1 का हुआ करता था, मतलब लंबाई 4, ठीक है, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1, इस रेशियो में वो लोग ईंटों का इस्तेमाल किया करते थे। अगर जी मतलब की बात ये है कि अगर जो ये नाप जोख अगर इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग, तो जियोमेट्री मेंसुरेशन के बारे में अच्छे से उनको नॉलेज था, ठीक है। अब यहीं से ये पूरा परिचय चलता जा रहा है कि मतलब कि ज्योमेट्री कैसे कैसे आती रही थी, ठीक है, धीरे धीरे इसका विकास कैसे होता जा रहा था। अब बात यह आई कि जब इनका विकास इस लेवल पे पहुंच गया था, ठीक है, तो अब ये जो नॉलेज है, ठीक है, ये नॉलेज मतलब कि नई पीढ़ी पर कैसे जाएगा, तो नई पीढ़ी पर ये जाता था, देखो पहली बात तो ये जाता था मौखिक रूप से, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के बताने से, और ज़्यादा था ताड़ के पत्ते, जो ताड़ का एक पेड़ होता है, ताड़ के पेड़ के पत्तों पर लिखे जाते थे, ठीक है, ताड़ के पेड़ के पत्तों पे इनकी जो विशेष स्थितियाँ, विशेष कंडीशन थी, जो फार्मूले वार्मूले थे वो लिखे जाते थे, ठीक है। ये दो प्रकार थे जो नई जैसे मतलब कि इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जाता। आजकल तो किताबें इस्तेमाल होने लगी हैं, ठीक है, तब ये दो तरीके हुआ करते थे, मौखिक रूप से, दूसरा ताड़ के पेड़ के पत्तों पर लिखा करते थे। अब बात ये है कि ज्योमेट्री शब्द जो था वो मिस्र मार्सियों ने ही लाए थे, ठीक, लेकिन इन लोगों ने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर इस पर लेकिन ज़्यादा अधिक बोल दिया यूनानियों ने, ठीक है, इस पर ज़्यादा जोर दिया किस लोगों ने, यूनानियों ने दिया। और यूनानियों के एक गणितज्ञ रहे हमारे थेल्स, ठीक है, थेल्स, ये एक गणितज्ञ थे, थेल्स, ये गणितज्ञ थेल्स यूनानी थे। इन्होंने सर्वप्रथम ही एक प्रूफ दिया था, सबसे पहला प्रूफ इन्होंने दिया था, प्रूफ को हिंदी में कहते हैं उपपत्ति। इन्होंने सबसे पहला प्रूफ ये दिया था कि जो वृत्त होता है, ठीक है, क्या, जो वृत्त होता है और वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त के 2 बराबर भागों में बांटते थे। इनका पहला प्रूफ क्या था, मतलब कि थेल्स ने एक पहला प्रूफ दिया था, ठीक है,
उन्होंने प्रूफ ये दिया था, जो वृत्त है, ठीक है, जो वृत्त है, वृत्त का जो व्यास है, जो केंद्र से होकर गुजरता है, जो वृत्त का व्यास है, वो वृत्त को, देखो पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक, ये थेल्स ने पहला प्रूफ दिया था। ठीक, उन्होंने इस बारे में ज़्यादा जोर दिया, और जोर देने के बाद ज्यामिति जो उन्होंने प्रूफ देखा, तो उन्होंने पहला प्रूफ दिया कि जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त को 2 भागों में काट देता है। ठीक है, वो भी बराबर, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। जो थेल्स थे, ठीक है, गणितज्ञ, इन्हीं के एक शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम बहुत ज़्यादा ही फेमस था। इनको लिख देते दूसरे पेन से, पाइथागोरस। इन्हीं के शिष्य थे पाइथागोरस। ये तो काफ़ी फेमस है। ठीक है, ये थेल्स के शिष्य थे, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस और इनके साथी, जो पाइथागोरस और इनके साथी, ठीक है, ने मिलकर, पाइथागोरस इनके साथी ने ज्यामिति पर भी कई सारी रचनाएं दी। इन लोगों ने कई सारी रचनाएं दी थी, लेकिन इसी के साथ अगर देखा जाए, इन्हीं के समय पर एक मिस्रवासी, कौन से, मिस्र के, ठीक है, एक गणितज्ञ, मतलब गणित के शिक्षक थे। गणित के शिक्षक कौन थे? गणित के शिक्षक हमारे यूक्लिड, जो ये थे गणितज्ञ, यूक्लिड भी इनकी कई सारी रचनाएं दे रहे थे। यूक्लिड ने भी एक ग्रंथ लिखा। यूक्लिड ने एक ग्रंथ लिखा था, मतलब उसमें कई सारी रचनाएं दी थी। ग्रंथ लिखा, और ग्रंथ में अगर देखा जाए, इस ग्रंथ का नाम था एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स से उन्होंने 13 अध्याय बताए। कितने अध्याय बताए? 13। ठीक, 13 अध्याय बताए। और हर एक प्रत्येक अध्याय को मतलब कि एक लेसन, एक अध्याय को ही पुस्तिका कहा गया। क्या कहा गया? पुस्तिका कहा गया। प्रत्येक अध्याय को पुस्तिका कहा गया था। अब इन्होंने मतलब कि इतनी एक पूरा का पूरा ग्रंथ ही दे दिया ज्यामिति पर, तो जिसकी आगे वाली जो नई पीढ़ी थी गणितज्ञों की या फिर स्टूडेंट्सों की, वो बहुत प्रभावित हुई। ठीक, क्या हुई? बहुत ही अधिक प्रभावित हुई। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। उसके बाद यूक्लिड गणितज्ञ यहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं। ठीक, तो यूक्लिड में हमने क्या बताया था? यूक्लिड ने एक ग्रंथ लिखा था। एक ग्रंथ में 13 अध्याय थे, और 13 अध्याय के हर एक अध्याय को पुस्तिका कहा। उन्होंने पहले अध्याय में 23 टाइप की परिभाषाएं, रचनाएं दी थी। ठीक है, तो उन्हीं की कुछ क्लास 9th में है, तो वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूक्लिड की कुछ परिभाषाएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो पहली मतलब कि कुछ लिखी है उन्होंने, पहले अध्याय में 23 कम से कम दी थी। ठीक, तो एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, मतलब कि ना उसकी लंबाई होती है ना उसकी चौड़ाई होती है। अगर देखा जाए एक्चुअली में ये सही नहीं है। ठीक है, लेकिन मानते हैं कि ये सर्वव्यापी सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, इसके अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसका कोई भाग नहीं होता, न इसकी लंबाई न चौड़ाई, न सिर्फ छोटे को भी कर सकते हैं। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, मतलब कि चौड़ाई रहित मतलब कि ऐसी रेखा जिसमें चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है, वो क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। जो एक रेखा हम खींचते हैं, इनके जो सिरे होते हैं ये एक बिंदु टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताया एक पृष्ठ वह है जिसकी लंबाई, जैसे हम ये बोर्ड देख रहे हैं, तो एक टाइप का पृष्ठ है, इसकी लंबाई भी है और इसकी चौड़ाई भी है। तो उन्होंने एक पृष्ठ के बारे में बताया था, पृष्ठ वह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। जैसे मान लिया जाए कोई पृष्ठ ले लो। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये एक बॉक्स है, ये इसका पृष्ठ हो गया, तो इसके पृष्ठ के जो किनारे होते हैं, पृष्ठ पे क्या बता रहा है? पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती, जो किनारे हैं ये क्या होती है? ये रेखाएं टाइप के होती हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम देखेंगे तो
अब एक चीज़ देख लेते हैं, इनमें आप लोगों को 2-3 एक वर्ड देखने को मिलेंगे। पहला आखिर अभिग्रहित, अभिधारणा और एक होता है प्रमेय। तो इन तीनों में आखिर अंतर क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, वो होता है अभिग्रहित, ठीक है, AXIOMS एग्जाम्स। और सेकंड होता है अभिधारणा, ठीक है, जिसे कहते हैं पॉस्टुलेट्स, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रमेय, ठीक है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में थ्योरम, ठीक है, थ्योरम। तो अगर जो बात करें हम उसकी अभिग्रहित की एग्जाम्स की, तो जो ये होता है ये एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स, अभिग्रहित और अभिधारणा, ये दोनों प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनको हम प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ माने जाते हैं, ठीक, क्या माने जाते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है, ठीक है। अगर थ्योरम की बात करें, ठीक है, थ्योरम की बात करें तो इसको प्रूफ करना पड़ता है, इसको प्रूफ करना पड़ता है, लेकिन किसकी सहायता से? ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, मतलब इनकी सहायता से, एग्जामिन्स एंड पोस्टुलेट्स की सहायता से, मतलब कि अभिग्रहित, ठीक है, और अभिधारणा की सहायता से हम इनको क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। जो हमेशा सत्य होते हैं ना, उनमें इनकी मदद से हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल ट्रूथ ये जो होते हैं ना, इनको सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इनको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये भी प्रूफ, इनको भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, समझ गए? ये हमेशा ही सत्य ही माने जाते हैं। अगर देखा जाए थर्ड पॉइंट, तो जो तीसरा है, तीसरे में हम क्या बताते हैं कि इसको पहले देखो, इसको हम जियोमेट्री में ही यूज करते हैं, ठीक है। अभिधारणा है, ये केवल सत्य हैं जियोमेट्री के लिए, ज्यामिति के लिए, ठीक है। और जबकि ये सामान्य के लिए, मतलब कि ये जियोमेट्री में भी यूज की जा सकती हैं, और साथ में जो अंकगणितीय कैलकुलेशन है उसमें भी इसका रूल होता है, उसमें भी सत्य मानी जाती हैं, ठीक है। ये केवल जियोमेट्री में यूज की जाती है, ठीक है। और ये तो एकदम अलग समझ लो, ये लिख दिया केवल अलग है कि इनकी मदद से ये की जाती है। अब वो प्रमेय किसी में भी लग सकती है, ज्योमेट्री में भी हो या अंकगणित में भी हो, वैसे उसके हिसाब से लिया जाता है। अब देखो, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे मान लिया जाए ये 2 लिखा है, बराबर 2 है, पहले से ऑलरेडी बराबर है। अगर जिसमें हम बराबर और जोड़ दें, इधर भी इधर भी, तो इनका जो आंसर आएगा वो भी बराबर आएगा, क्या आएगा? बराबर आएगा। तो ये एक प्रकार की ये अभिग्रहित है कि बराबर में बराबर जोड़ दो तो बराबर आएगा, इसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, इसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है कि नहीं हम अब सिद्ध करेंगे कि क्यों होगा। अगर वो चीज़ पहले से ही बराबर है, उसमें बराबर ही ऐड करोगे तो जैसे बराबर ही आने वाली है, ठीक है। तो ये गणितीय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखो, जैसे मान लिया जो इसकी बात करें, केवल ज्योमेट्री में कहाँ यूज होता है, तो ज्योमेट्री में देखो, जैसे मान लिया जो 2 बिंदु हैं और 2 बिंदु से हम एक ही रेखा खींच सकते हैं, 2 बिंदुओं से हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। अब इसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है कि नहीं कैसे हो एक ही खींच सकते, तो ये ज्योमेट्री में यूज की जाएगी, ये प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? जैसे मान लिया एक बिंदु है, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, तो एक प्रकार की अवधारणा है, एक प्रकार की ये अभिधारणा है कि हाँ एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती
हैं, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री में होगा। अब थ्योरम में क्या होगा, ठीक है, ये हो गया। तो इनके मदद से हम ये थ्योरमों को प्रूव करते हैं, ठीक है। थ्योरम तो बहुत सारी मिलेंगी, ठीक है। इन दोनों की सहायता से हम इनका इसमें प्रयोग करते हैं और थ्योरम को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। थ्योरम जैसे शीर्षक कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये सारी इसमें थ्योरम तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो ये अपग्रहित और अवधारणा में अंतर होता है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ अपग्रहित हमने लिखी हैं, ठीक है। इनको आप अगर जो समझोगे तो अपग्रहित आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहली अपग्रहित है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। जैसे मान लिया जाए हम 3 मार्कर लेते हैं, ठीक है। तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, ये कोई एक वस्तु है और इसी के बराबर ये वस्तुएं हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, ये वो वस्तुएं हैं जो इसी के बराबर हैं, तो ये आपस में भी एक दूसरे के बराबर होती हैं, जाहिर से बराबर रहेंगे। देखो मान लीजिए जैसे हम एक ये वस्तु है, जैसे मान लिया हमने लाइन ले ली है, ठीक है, ये हमने लाइन ले ली ए बी, ठीक है, और इसके बराबर हमने 2 लाइन ले ली, एक हो ली सी डी और दूसरी ले ली ई एफ, ठीक है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि ये वस्तु इसके बराबर है, ये वस्तु इसके बराबर है, तो जाहिर सी बात ये आपस में भी एक दूसरे के बराबर होंगी। जैसे हम कभी लेते जाते, मान लिया जाए 1-2.5 लीटर की बोतल लो पेप्सी की, ठीक है, पेप्सी की 1-2.5 लीटर की बोतल लो, अब वो ले ली और इसके अलावा जितनी भी 2.5 लीटर पेप्सी होंगी वो इस 2.5 लीटर वाले सबके बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। तो जाहिर सी बात जो 2.5 लीटर वो पेप्सी और बोतल रखी है ना, वो आपस में भी बराबर होंगी, वो एक दूसरे के भी बराबर होंगी, क्योंकि क्या लिखा है, जब वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो आपस में भी बराबर होती हैं। इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसको अपग्रहित कहा गया है, ठीक है। बस समझने की आवश्यकता है, इसको प्रूव की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट लिखा है यदि बराबरों के बराबर में जोड़ा जाए, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, जैसे मान लिया जाए कोई संख्या बराबर है, ठीक है, बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, तो बराबर जोड़ दो, क्या जोड़ देते हैं, +5 इधर जोड़ दें, +5 इधर जोड़ देते हैं। बराबरों में बराबर जोड़ा गया तो क्या है, 7 बराबर 7, तो जो पूर्ण आता है वो भी क्या होगा, बराबर ही तो होगा दोनों का, इसका भी 7 इसका भी 7, ठीक है। तो इसको भी सत्यापित की आवश्यकता नहीं होती है, बराबर है तो बराबर में बराबर जोड़ दोगे तो बराबर आएगा। यदि बराबरों को बराबर में घटा दिया जाए, वही चीज़ जैसे 7 लिखा जाए और 7 में इधर 2 घटा दो, ठीक है, 7 लिखा जाए, इधर 2 घटा दो, इधर भी 2 घटा दो, तो क्या आएगा, 5 आएगा। यदि बराबरों में बराबर घटा दिया तब भी बराबर ही तो आएगा। समझ रहे पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे एक पूरी रोटी थी, ठीक है, इसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिया, ये इसका एक भाग हो गया, तो जाहिर सी बात इसका जो ये एक भाग है, भाग से हमेशा उसका जो पूर्ण है वो तो बड़ा ही होगा ना, जिसका टुकड़ा रहा होगा, एक भाग रहा होगा, वो तो बड़ा ही रहा होगा। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, जो पूरा होता है वो अपने एक छोटे भाग से बड़ा होता है। एक वस्तुएं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे मान लिया जाए एक वस्तु को ये है, ठीक है, इसको दोगुना कर दो, इसको और बड़ा कर दो, तो इसका दोगुना कर दो, हमने क्या कर दिया, इसको दोगुना कर दिया, तो इसको और एक बार पिघला के हमने एक बार और दोगुना कर दिया, ये तो एक ही वस्तु के, ये एक ही वस्तु का, ये इसका दोगुना है, एक ही वस्तु का है, तो एक ही वस्तु का को दोगुने करोगे तो ये भी आपस में दोगुने भी बराबर ही होंगे। एक ही वस्तु के 2 गुने करो, चाहे एक ही वस्तु के 3 गुने करो, चाहे एक ही वस्तु के 4 गुने करो, जो गुने होंगे वो बराबर ही होंगे आपस में, ठीक है। एक ही वस्तु के 2 गुने क्या होंगे, आपस में बराबर ही होते हैं। या फिर गिनती समझो, देखो एक ही वस्तु 2 है, एक ही वस्तु क्या है, मान लीजिए 4 है, इसका 2 गुना करो 8, तो इसका भी 2 गुना करो क्या 8, तो 2 गुने बराबर ही तो नहीं हमेशा, एक ही वस्तु के 2 गुने वो आपस में बराबर ही होते हैं। ऐसे ही एक ही वस्तु को आधा कर दो, अगर एक ही वस्तु का आधा कर दे, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, तो इस मार्कर को हम आधा कर दें, तो इस मार्कर को क्या कर दे, आधा कर दे, तो जो आधे आधे होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। वही कह रहा है जो एक ही वस्तु के आधे आएंगे वो परस्पर बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। ऐसे इसका ये ऊपर वाला उल्टा, ये होती है अपग्रहित। अब इनको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, ये हमेशा सत्य माने जाते हैं, ठीक है। तो कुछ अविधारक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देखो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींच सकती है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, ठीक है, और
एक बिंदु मान लिया जाए ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु, ये हमारा एक अन्य बिंदु हो गया, तो इससे एक की सीधी रेखा खींच सकती है। कहीं भी ले लो, जैसे हमने ए पॉइंट ये ले लिया, यहाँ को मान लिया जाए हम ए पॉइंट यहाँ ले लेते हैं या ऐसे, तो इन दोनों से हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, सीधी लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लिया जाए ए बी सी डी, ये लो ये लो, ठीक है, तो वक्राकार रेखा खींच सकते हैं, तो एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु की ओर एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, एक शांत रेखा, क्या, एक शांत रेखा, ये शांत रेखा यूक्लिड ने कहा था शांत रेखा, लेकिन अब इसको कहा जाता है रेखाखंड। ठीक है, लाइन सेगमेंट। ये क्या होता है, जिससे मान लिया जाए एक ये बिंदु एक ये बिंदु ये है, ये हमारी रेखाखंड है, तो इसको अनिश्चित रूप से इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी हम बढ़ा सकते हैं। अब इसका जो यूज है वो थ्योरम में करते हैं, जो सवाल में नहीं हल कर रहे होते हैं, ये एंगल दिया गया होता है, ये एंगल, तो जब दो रेखाएं तीन रेखाएं जब दी जाती थी, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये दिया जाए और इसका एंगल यहीं तक दिया जाए, ये दिया जाते, तो ये जो लाइन होती थी ना, इसको हम ऐसे बढ़ा सकते थे। ठीक है, और भी काम आते, जैसे मान लीजिए ये दिया जाता था, ठीक है, और हमको यहाँ से दे देता था ऐसे, ये एंगल देगा और मान लिया जाए ये एंगल दे रहा था, तो हम इन सिद्ध करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये दिया होता, हमको ये निकालना होता था, तो क्या करते थे, हम इस लाइन को हम ऐसे बढ़ा सकते थे। आप काफ़ी जगह देखेंगे लेट रचना करते हैं कि हम ए से पी तक मिलाने, पी से पी, तो ये थ्योरम में मैंने कहा था अभिधारणाएं का यूज थ्योरम में, मतलब प्रमेय को सिद्ध करने में किया जाता है। अब किसी को केंद्र मान कर, कोई मतलब एक पॉइंट ले लो, उसको केंद्र मान लो, और किसी एक त्रिज्या ले लो, मान लिया 2 सेंटीमीटर ले, उससे हम एक ही वृत्त खींच सकते हैं। ऐसा नहीं मान लीजिए एक केंद्र हो गया, अब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या ली है, ठीक है, तो इसके ऊपर खींचोगे तो वही आएगा। एक ही केंद्र से किसी त्रिज्या से एक ही वृत्त खींच सकते हैं, ज़्यादा नहीं खींच सकते। अगर इसके ऊपर खींचोगे तो फिर इसी के ऊपर ऐसे ही आएगा। ठीक है, त्रिज्या यहाँ बदल लोगे तो दूसरा वृत्त बन जाएगा। सभी समकोण, जैसे मान लीजिए ये समकोण एक 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री समकोण है एक, और ये 90 डिग्री समकोण है, ठीक है, ये 90 डिग्री समकोण है। सभी समकोण एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर होते हैं। अब इसको सिद्ध करने थोड़ी हो सकता हो कि नहीं सिद्ध करें, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं अभिधारणा और अभिग्रहित में कि इनको प्रूव की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हैं ये ऐसे सत्य मान ली जाती है, और इनका यूज हम प्रमेय को सिद्ध करने के लिए करते हैं। समझ गए। एक और होती है थ्योरम, इसकी लास्ट 5 नंबर थोड़ी बड़ी थी तो लिखी हमने। देखो क्या होता है, मान लिया जाए कि 2 सीधी रेखाएं हैं ऐसे, ठीक है, हाँ इधर को मान लेते हैं ऐसे, और दूसरी है ऐसे, और इस पर एक कोई सीधी लाइन गिरे, ठीक है, जिधर के साइड, ठीक है, जिधर साइड इन कोणों का योग 90 हो रहा होगा या 90 से कम हो रहा होगा, तो ये उसी साइड मिलती जाएंगी। जैसे इधर 90 है, ये 90 से कम इधर है, इधर 90 से कम है, तो ये एक साइड लाइन के एक तरफ के, तो इन एक ही तरफ के देखोगे तो ये जाके उसी तरफ मिलेंगी जिधर साइड ये 90 से कम हो रही होंगी। उधर तो ये 90 से ज़्यादा होती जाएंगी, इनका कोण 90 से अब ये ज़्यादा होता जाएगा, तो ये उधर कभी नहीं मिलती है। अगर जो कोई 2 सीधी रेखाएं हैं उस पर एक सीधी रेखा गिरी है, तो जिधर साइड 90 का योग कम है, तो उधरी साइड आपस में 2 रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, ये होती है एक 5वीं थ्योरम। ठीक है, मतलब कि 5वीं अवधारणा होती है। तो अब ये हो गए अवधारणा और अभिग्रहित में अंतर, कायदे समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम सीधा स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली। ठीक है।